नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो जल भाग तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा जगह जो तीन ओर से स्थल से ही घिरा हो उसे क्या बोलेंगे। जो तीनों ओर से क्या हो, स्थल से घिरा हो। जैसे कि बात करते हैं हम लोग भारत का ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जो भारत का जगह है, ये जो जगह है वह तीनों ओर से स्थल से घिरा है। इधर से भी और इधर से भी, तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, तो खाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खाड़ी। लेकिन जो जगह तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे। तीन ओर से समुद्र, इधर से भी समुद्र, इधर से भी समुद्र और इधर से भी समुद्र, तो उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, प्रायद्वीप बोलेंगे। आई बात समझ में, उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खाड़ी, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड की बात करते हैं। ये जो हमारा झारखंड है, झारखंड के ऊपर में हमारा पड़ता है, क्या पड़ता है, तो बिहार पड़ता है। क्या पड़ता है, बिहार। फिर इसके पूर्व दिशा में हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। उसके बाद दक्षिण की दिशा में क्या पड़ता है, तो उड़ीसा पड़ता है। क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। और इसे अगर हम लोग बात करें पश्चिमी दिशा में, क्या बात करें हम लोग, पश्चिमी दिशा में, तो इस साइड में क्या पड़ता है, तो हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है। क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पड़ता है। और इस कोने में हमारा यूपी पड़ता है। तो टोटल कितने हुए हमारे पड़ोसी राज्य, तो 5। कौन कौन सा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। ठीक है, टोटल 5 हुए। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड के पड़ोसियों का समूह कौन कौन सा है। तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है। ये सभी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। टोटल कितने हमारे, तो 5 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन सा, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला है हिमालय। हिमालय में क्या है, नंदा देवी पर्वत, ये बिल्कुल सही है। दूसरा उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में क्या पाया जाता है, खादर। खादर क्या है, तो यह जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, जो कि उत्तरी मैदान में ही पाया जाता है। गंगा नदी द्वारा इसको लाया जाता है। चलो ये भी यही पाया जाता है। अगला है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल में यहां लिखा हुआ है बरखान। अब ये क्या होता है, तो आधा चांद की आकृति का बालुई के टीले को क्या बोलते हैं, बरखान बोलते हैं। अरे बालू का टीला है, इसलिए हमारा कहां पाया जाएगा, मरुस्थल में। ये बिल्कुल सही है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार, उसमें लिखा हुआ है उत्तरी सरकार। अभी उत्तरी सरकार क्या है, अगर हम लोग भारत का मैप बनाए, क्या बनाए, भारत का मैप बनाए, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो यहाँ पे समुद्री तट है, इसको 2 भागों में बांट के रखा गया है। एक को ऊपर वाले को उत्तरी तट और नीचे वाले को दक्षिणी तट। तो उत्तरी तट को हम लोग यहाँ उत्तरी सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही गलत है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। अगला देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। मतलब हल्ला नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जगह कहां रहेगा, कहां सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, तो जहां पे खेती बाड़ी होगा, जहां भूमि समतल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान। क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान। अब भारत में उत्तरी मैदान कौन सा है, तो भारत में जो है वह उत्तरी मैदान ये वाला एरिया है। आए बात समझ में। इसलिए यूपी यहीं पड़ता है, बिहार यहीं पड़ता है, यही सब में मध्य प्रदेश यहीं पड़ता है, गुजरात यहीं पड़ता है। सारा जनसंख्या हमारे यहीं भरल पड़ल है। ठीक है, उत्तरी मैदान में ही भरा पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला है कि कथन कारण।
यहाँ देखना है कि जो हमारा कथन है वो सही है कि नहीं है, उसके पीछे जो रीजन है वो भी सही है कि नहीं। तो चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही, साल भर गंगा नदी में पानी बहता है। कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण में बोल रहा है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय का बर्फ पिघलने से गंगा नदी का जल प्रवाह होते रहता है। गर्मी में पानी सूख जाना चाहिए था, लेकिन गर्मी में हिमालय का जो बर्फ है वह पिघलते रहता है, जिस वजह से इसमें पानी हमेशा बना रहता है। तो इसका कारण भी क्या है? बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कारण और कथन दोनों क्या है? सही है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंचाई करने के लिए, बिल्कुल सही। उसके बाद नौसल चालन के लिए, मतलब नाव चलाने के लिए, तो नाव चलाने के लिए भी सही है। फिर विद्युत उत्पादन के लिए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि भारत में मानसून के आगमन से कौन सी ऋतु आरंभ होती है? बताओ, मानसून जब आता है, जब पानी गिरना स्टार्ट होता है, तो कौन सा ऋतु होता है? वर्षा ऋतु। पानी गिरेगा और भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? तो 1 जून से ही हो जाता है। केरल में 1 जून से ही पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसको कौन सा वन बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम लोग मैप की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है कहां? तो यहां तो एक घाट है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इधर गिरता है, तो ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। फिर यहाँ पे क्या नाम है, मेघालय में कौन 3 पहाड़ी, गोरो खासी जयंतिया, जिसकी वजह से मासिनराम में बहुत ज्यादा पानी गिरता है, तो ये भी यहाँ पे हमारा वन पाया जाता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जहां ज्यादा पानी गिरेगा वही हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे इसको? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। अगला, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही उदाहरण है? जन्म दर का कहने का मतलब है कि कोई एक साल में 1000 महिला द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया 2 महीना बाद मर गया उसको घटा देना है। आई बात समझ में? तो जो भी एक साल में 1000 महिला द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहेंगे। ऐसा नहीं कि पेट से ही बच्चा मरा हुआ निकले और इसको हम लोग जन्म दर में काउंट कर दे, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चा होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जन्म दर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो रहा है। ठीक है। अगला, कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास रहता है? तो कानून बनाना है ना, तो राष्ट्रपति कुछ नहीं है, ये सब प्रधानमंत्री ये सब कुछ नहीं है। कानून बनाना है तो संसद बनाएगा, और संसद में बैठता कौन है? जिसको हम लोग सांसद के रूप में चुन के भेजते हैं यहाँ से, और वही सब सांसद वहां पे बैठ के एक अपना नेता चुनता है जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। आई बात समझ में? मतलब कानून बनाने का काम कौन करेगा? तो संसद करेगा। हमारा जो सांसद यहां से हम लोग भेज रहे चुन चुन के, वही सब सांसद करेगा। अगला, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? मतलब जैसे भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। वैसे दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों से स्वतंत्र कब हुआ? तो देखो कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1994 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को। देखो कितना टाइम लग गया था इसको स्वतंत्र होने में। अगला, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने बोला था? जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है इसका? अब्राहम लिंकन, इसने कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में जब इसका पहला बैठक हुआ था कि संविधान बनाना है, तो इसके लिए चलिए एक सभा का निर्माण करते हैं। तो पहला बैठक जो है वह कब हुआ था? तो 9 दिसंबर। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। दूसरा बैठक कब हुआ? तो 11 दिसंबर को हुआ। कब हुआ? 11 दिसंबर को। तीसरा बैठक कब हुआ? तो 13 दिसंबर को। कब हुआ? 13 दिसंबर को। तो ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में है
है दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि जब संविधान सभा का बैठक हुआ था उस टाइम पहला बैठक में कौन आदमी वहां पे अध्यक्षता किया था? इसको अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं, अस्थाई नहीं, एक दिन के लिए बना है, अस्थाई अध्यक्ष, उसका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कब बने थे? इसमें फिर आए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के देखरेख में ये बैठक हुआ, दूसरा बैठक भी उन्हीं के देखरेख में हुआ, और उनका जो बैठक था दूसरा वाला, उसमें वो चुन गए अस्थाई अध्यक्ष, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 3rd से वो अपना स्टार्ट कर दिए थे कार्यकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? मतलब लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल सीटों की संख्या जो हम लोग इधर से चुन के भेजते हैं, तो हम लोग कितने सांसद चुन के भेजते हैं? तो हम लोग 543 सांसद चुन के भेजते हैं, और राष्ट्रपति अपने साइड से 2 बैठा देता है, मतलब जिसको हम लोग 2 क्या बोलते हैं? मनोनीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोनीत बोलते हैं, जो राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, अगला, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमें मौलिक अधिकार टोटल कितने देता है? हमारा संविधान 6 देता है। कितना देता है? 6। ठीक है, हमारे पास 6 टोटल मौलिक अधिकार है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? कार्यपालिका, जैसे हमारे यहाँ पावर को 3 भागों में बांट के रखा गया है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। कार्यपालिका मतलब जो पूरे प्रशासन को संभाले, न्यायपालिका मतलब जो न्याय का काम करे, कोर्ट वोट हो गया, और उसके बाद विधायिका मतलब जो कानून बनाए। तो कानून बनाने का काम संसद करता है, सांसद लोग जो वहां जाके बैठल है। ठीक है, न्याय करने का काम यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, और कार्यपालिका का काम कौन करता है? तो जितने भी मंत्री आ जाएंगे सब कार्यपालिका के उदाहरण है। तो बताओ, जितने भी मंत्री हैं सब कार्यपालिका। तो इसमें मंत्री कहां दिख रहा है? कार्यपालिका। तो गृह मंत्री, ये सब क्या है? कार्यपालिका। ये भी गृह मंत्री जो हमारे अभी कौन है? अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी भी कहीं ना कहीं के क्या है? सांसद है। तो वो भी विधायिका में आएंगे, कानून बनाने में आएंगे, लेकिन उनको बना दिया गया है गृह मंत्री, इसलिए वो कार्यपालिका में आएंगे। किस में आएंगे? कार्यपालिका में, उनको काम दे दिया गया है। अगला, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय या फिर सरकार से कुछ गलती हो गया या कुछ हो गया, तो इसको निपटाने का काम कौन करता है? इसमें न्याय देने का काम कौन करता है? तो जब भी न्याय का बात आए तो सर्वोच्च न्यायालय। ये सबको कुछ नहीं है, सबको बस पावर दिया गया, तुम लोग काम करो अपना अपना। ठीक है, इन लोग कार्यपालिका में है, न्यायपालिका काम करता है निपटारा करने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नारा दी थी 1971 में, गरीबी हटाओ। अगला है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। और राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल, मिर्च लगेले हैं, ये लगेले हैं, वो लगे, सब चीज एक में लगा दिए, एक वर्ष में बहुत ज्यादा फसल लगा दी है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल लगाना क्या कहलाता है? तो बहुविध फसल प्रणाली। क्या कहेंगे उसको? बहुविध फसल प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। कितने नंबर में हम लोग? चलो हो गया, बहुविध फसल प्रणाली। अगला देखो, अगला क्या है? अगला बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये सबको पढ़ना है। इसका सही आंसर क्या होगा कि पालमपुर में टोटल परिवार कितने थे? तो 450 परिवार थे, और उसमें से सभी लोग क्या करते थे? क्या करते थे? खेती के लिए भूमि नहीं था, मतलब बहुत से लोगों के पास खेती के लिए भूमि नहीं था। 1/3 लोगों के पास खेती के लिए भूमि नहीं था, ये वाला फैक्ट सही है। दूसरा है, वहां के लोग दूध उत्पादन करते थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पालमपुर सब कुछ अच्छे से पढ़े हो ना, पालमपुर की कहानी। हाँ, अगला, जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? किसके ऊपर उन लोग ज्यादा ध्यान दिए, किसके ऊपर खर्च किए? तो लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दिए, सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि आ जाएगा, उत्खनन आ जाएगा, खुदाई आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, सब। एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें फैक्ट्री
व्यक्ति सब आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र का मतलब सेवा आ जाएगा, जो कोई पुलिस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई बैंक में चला गया, जितना भी सेवा है सब तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ बोला है कि तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण कौन नहीं है? बैंकिंग सेवा है, शिक्षा सेवा है, पर्यटन सेवा है। तो इसमें खनन प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया। अगला क्या है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी चीज़ पर ध्यान दिया? तो भारत सरकार जो है बच्चा लोग को, जैसे सरकारी स्कूल में बच्चा लोग नहीं आता है तो उन लोग को बोलता है आओ स्कूल आओ। ठगने के लिए क्या किया? तो ठगने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कर दी। आओ तुमको दोपहर में खाना खिलाएंगे। तो खाना के चक्कर में जो गरीब बच्चा लोग है उन लोग आएगा। ठीक है, तो यही बात है और कोई बात नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार किया? मतलब फ्री में खाना देना, 1 रुपये चावल देना, 2 रुपये चावल देना। सबसे पहले इसके ऊपर काम कौन सा राज्य किया था? तो सबसे पहले काम क्या था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ताकि कोई भूखे ना मर जाए। आई बात समझ में? आज ये पूरे देश में लागू है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो ये सब किसके लिए है? तो मनरेगा के लिए। मनरेगा में जो भी अपना अप्लाई कर चुके हैं, अगर उनको 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो सरकार उसको घर बैठले पैसा देगी। मनरेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। तो तुम लोग घर वर में छापा देखे होगे कि 100 दिन रोजगार की गारंटी, ऐसे करके यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, गांव घर वाले पहले लिखा रहता था, अब पता नहीं। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? मतलब एक इंसान को जीवित रहने के लिए गांव घर में उसको कितना कैलोरी का खाना खाना चाहिए? तो 2400 कैलोरी। कितना? 2400 कैलोरी। याद रहेगा ना, 2400 कैलोरी। अगला, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो मतलब ये सबको संग्रहित करने का काम कौन करता है? तो इसको संग्रहित करने का काम करता है भारतीय खाद्य निगम। कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करता है। अगला, क्या लिखा हुआ है? सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों को बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? एक होता है एमएसपी। क्या होता है? एमएसपी। एक होता है एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी। तो सुनो, जो एकदम कम दाम पे मिले हम लोग को, जैसे कि चावल का रेट कितना होगा अभी? 19 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, लेकिन सरकार बांटती कितना में है? 1 रुपये, 2 रुपये। ये कौन कीमत है? तो सरकार अपनी मन से बहुत कम करके देती है, तो इसको बोलते हैं निर्गम कीमत। क्या बोलते हैं? निर्गम कीमत। और चावल का जो रेट है वही मिला तुमको, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थक कीमत। क्या बोलेंगे? न्यूनतम समर्थक कीमत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निर्गम कीमत, जो हम लोग को 1 रुपये, 2 रुपये करके चावल मिल रहा है। अगला, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना की रचनाकार कौन थे? मतलब ये जो किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का। पता है ना सबको कि लुई 16वां का शासन था। ठीक है। अगला कि नवंबर के अपराधी किनको माना जाता है? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी हार गई थी। क्या हो गई थी? हार गई थी। ठीक है, जब युद्ध हुआ था तो जर्मनी जब वहाँ पे हार गई थी, वाइमर गणराज्य हार गई थी, तो वहाँ के कुछ लोग, जो नेता लोग थे, जाके वहाँ पे संधि कर दिए थे। ठीक है, जब वहाँ पे संधि किए तो वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे उनको चिढ़ लग गया, रे तुम लोग की वजह से हम हार गए, युद्ध को रोकना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो यही चीज़ उन लोग को खराब लगा, तो वही बोल रहा है कि नवंबर की अपराधी किन्हें कहा गया है? तो वाइमर गणराज्य के समर्थक को, जो वहाँ पे राजनेता थे उस टाइम, उनको इसका दोषी कहा गया। तुम्ही लोग की वजह से हम लोग अपराधी बन गए हैं। ठीक है, तो इनको नवंबर के अपराधी के नाम से जाना गया है, क्योंकि नवंबर में ही यह बैठक हुआ था। ठीक है। अगला, किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखेंगे, एक जाति को दूसरे जाति से अलग रखेंगे, तो इसको बोलेंगे घेटो। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? घेटो। क्या बोलेंगे? घेटो। अगला, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का सबसे पहले प्रमुख वन महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ब्रैंडिस। क्या होगा? ब्रैंडिस। ठीक है, ब्रैंडिस अंग्रेज अधिकारी थे। झूम खेती को और किस नाम से
से जाना जाता है? घुमंतु खेती, स्थानांतरित खेती, यही सब नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये तो सब बता सकते हो ना। फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? तो 1789 को। कब हुआ था? 1789। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, 1789। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाया? मतलब अंग्रेजों की सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 में। मतलब जनजाति लोग जब विरोध करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे, तो लोग सरकार लोग एक अधिनियम ला दिया था जिसका नाम था अपराधी जनजाति अधिनियम। इसके तहत उन लोग उठा के जेल में डालते थे या फिर गोली मारते थे। अगला, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। 1917 में। टोटल क्वेश्चन हो गया खत्म। 40 क्वेश्चन देखे, ऐसे ही करके हम लोग रोज 40-40 क्वेश्चन देखते जाएंगे ताकि हम लोग का सोशल साइंस क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए।